नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। दोस्तों, अपना जो आर्मी का जो पेपर चल रहे हैं और 22 तारीख के आप जानते हो कि 3 शिफ्ट में पेपर हुए और तीनों शिफ्ट के पेपर जो है वो आज हो चुके हैं और उनका पहले वाला जो शिफ्ट था उसका हमने सॉल्यूशन करवा दिया है। यदि आपने वो नहीं देखा तो आप जरूर जाकर प्लेलिस्ट में देखिएगा, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अभी बच्चों ने जितने क्वेश्चन हमारे पास भेजे हैं सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट को लेकर के, वो भी आपके सामने यहाँ लेकर के आ रहे हैं। हम सभी टीचर्स आपके सामने आएंगे। मैथ की, जीके की, साइंस के या रीजनिंग की जितने भी क्वेश्चन जो आपके सामने पेपर में आए, जो बच्चों ने हमें बताया है, उन्हीं को लेकर के दोस्तों आपके सामने लेकर के आ रहा हूं मैं। तो पहले सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं अपन। कौन शिफ्ट की बात कर रहे हैं जी? सेकंड शिफ्ट की। फर्स्ट शिफ्ट का दोस्तों हमने बता दिया था आपको, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो था वो सोल्व करवा दिया है। 22 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो है वो सोल्व करवा दिया है। यदि आप नहीं देखा तो आप जरूर देखिएगा। और एक बात और है, जो बच्चों का पेपर नहीं हुआ है अभी तक, जिनका पेपर अभी कल है, परसों है, तब जो भी है 25 तारीख को जो भी है, तो वो बच्चे भी इनको जरूर देखिएगा ताकि उनको पता चले कि किस प्रकार से पेपर में क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो किस प्रकार से पेपर में क्वेश्चंस बन रहे हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट है जी। पहला क्वेश्चन इसमें जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, जो बच्चों ने हमारे पास भेजा है, वही क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है भाई। ये क्वेश्चन पूछा, भारत में वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? फर्स्ट शिफ्ट में भी बच्चा एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसका नाम क्या आता है? धर्मेंद्र प्रधान। यह फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था और सेकंड शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है हमारे वर्तमान में शिक्षा मंत्री है। करंट जीके क्लास, स्टैटिक जीके क्लास में से दोस्तों सेकंड और थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए हैं ना, और हिस्ट्री के क्वेश्चंस वगैरह, पॉलिटिकल ज्योग्राफी क्वेश्चंस भी आए हैं, वो सारे के सारे यकीन मानिएगा हमारे VRB एजुकेशन के द्वारा पढ़ाए गए पूरे के पूरे सिलेबस में से, जीके के सिलेबस में से आए हैं। जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी नहीं की स्टार्ट है, यदि वो भी 2-3 दिन में अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं तो दोस्तों आप मैराथन क्लासेस ज्वाइन करें और वहां से अपना जो बेस है तैयार करें। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया था, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया कि भाई नागालैंड की राजधानी क्या है? तो ये करंट जी उसका आ गया, आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया, नागालैंड की राजधानी क्या है? तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा था? भारत के शिक्षा मंत्री। और दूसरा कौन पूछा गया है? नागालैंड की राजधानी। तो दोस्तों नागालैंड की राजधानी क्या आती है? कोहिमा आती है। नागालैंड की राजधानी क्या है भाई? कोहिमा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार पिछली बार फिर पहले शिफ्ट में भी दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन वहां पर शिफ्ट में क्वेश्चन क्या था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता कहां की है? तो ऑप्शन वहां पे आया था केरल। उसी को बच्चों ने बताया था सर साक्षरता ना दे करके वहां पर जनसंख्या पूछी गई थी, तो वो यूपी आती दोस्तों। और यहां पर क्या पूछा गया सेकंड शिफ्ट में, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहां पर निवास करती है? तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों और इसका सही आंसर क्या आएगा? उत्तर प्रदेश। यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है भाई अपने यहां पर, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों इसके अंतर्गत, भारत के साथ कौन सा देश आजाद हुआ था? तो आप जानते हो, जब मैंने आपको पूरा का पूरा टॉपिक करवाया था, माउंटबेटन योजना, लॉर्ड माउंटबेटन लेकर के आया था 3 जून 1947 को। उस माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। तो भारत के साथ कौन सा देश आजाद हुआ? तो भाई इसका आंसर क्या आएगा? भारत के साथ कौन सा देश आजाद हुआ? तो पाकिस्तान आजाद हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत माउंटबेटन योजना बनी थी 3 जून 1947 को। तो उसके तहत दो नए देश दो देश बन गए, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आजाद हो गया और 15 अगस्त 1947 को कौन सा देश आजाद हो जाता है? तो आंसर क्या आएगा आपका? ये होगा भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया था, गुड़ी पड़वा कौन से देश का त्योहार आता है? तो गुड़ी पड़वा कौन से का आता है जी? महाराष्ट्र का। गुड़ी पड़वा त्योहार है, किस देश का त्योहार आता है? तो सही आंसर होगा इसका महाराष्ट्र का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बिहू नृत्य किस राज्य का है? तो आंसर होगा उसका असम राज्य का आता है बिहू नृत्य। असम राज्य का कौन सा आता है बच्चा? बिहू नृत्य असम राज्य का आता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 2014 में भारत रत्न किसे मिला था? अभी हमने कल ही वाली क्लास में भारत रत्न, पद्म विभूषण, भूषण, सारे पद्मश्री टॉपिक को क्लियर कर लिया था, कीर्ति चक्र वगैरह को।
2014 में भारत रत्न दोस्तों दो लोगों को मिला था, एक मिला था सचिन तेंदुलकर को, एक मिला सचिन तेंदुलकर को और दूसरा भाई इसमें मिला था मदन मोहन मालवीय को। जो भी आपके ऑप्शन में था आप देख लीजिएगा, बाकी बच्चों ने जो बताया वो सचिन तेंदुलकर ही ऑप्शन में बताया था, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर ही इसका सही आंसर होगा। एक क्वेश्चन हिस्ट्री में से पूछा गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों आप जानते हो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्वेश्चन क्या पूछा था इसका, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये कहां पर हुआ था, तो दोस्तों पंजाब में एक शहर आता है अमृतसर, यहां पर लगभग 379 लोगों की हत्या हुई थी, ऐसा इंटर कमेटी ने कहा था, लेकिन मदन मोहन मालवीय कमेटी ने कहा कि 1000 लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई है। एक क्वेश्चन दोस्तों फिर से यहाँ पर ज्योग्राफी में से पूछा, गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, तो मैंने आपको जब गंगा नदी पढ़ाई थी तो वहां पर बताया था गंगोत्री ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है और बाद में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलकर के क्या हो जाती है, यहाँ पर भाई आकर के गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। तो गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पर आता है, उत्तराखंड में आता है गंगोत्री ग्लेशियर। और कल वाली जो स्टैटिक जीके कंट जीके वाली क्लास थी उसमें हमने सभी के सभी राजघाट, शक्तिघाट, विजय घाट सारे टॉपिक को क्लियर किया था। राजघाट महात्मा गांधी की है, किसकी समाधि स्थल है, महात्मा गांधी की। क्वेश्चन क्या पूछा था कि राजघाट कहां पर स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है और महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो आप देखो ज्योग्राफी में से क्वेश्चन इस शिफ्ट में बहुत सारे आ गए, 3 से 4 क्वेश्चन जो ज्योग्राफी में से आए हैं भाई। तो ज्योग्राफी पहले शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन आया था, लेकिन इस वाले शिफ्ट में 2 या से 3 क्वेश्चन जो है वो ज्योग्राफी में से उठे हैं। तो ज्योग्राफी भी आप वीडियोस में जरूर देखिएगा और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करिएगा। गांधी की मृत्यु कहां पर हुई थी, तो दोस्तों 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी नई दिल्ली में, नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार करके इनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि भारत में अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक इसमें याद आ रहा है, कोई क्वेश्चन और था, बच्चों ने बताया था कि फील्ड मार्शल जो होता है ना ये किस सेना से संबंधित है, तो फील्ड मार्शल किस सेना से संबंधित आता है। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं ये सारा का सारा टॉपिक जो पेपर में आए क्वेश्चन है वही है, और वही क्वेश्चन जो बच्चों ने हमें बताए हैं वही क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। ये अनफिल्ड दोस्तों, एक अनफिल्ड नामक एक पुस्तक लिखी है, ये के रचयिता पूछे हैं, तो अनफिल्ड नामक एक पुस्तक है और ये अभिनेत्री ने लिखी है जिसका नाम आता है प्रियंका चोपड़ा। तो प्रियंका चोपड़ा के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो है ये अनफिल्ड नामक अभिनेत्री की पुस्तक। तो आपके लगभग जो बच्चों ने क्वेश्चंस हमें बताए हैं सेकंड शिफ्ट के जीके क्वेश्चन है वो ये है, भारत में शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है भाई। ये फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन हुआ था 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी कि 2011 की जनगणना क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी आया, सेकंड शिफ्ट में भी आया। यहाँ पूछा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, वहां पूछा था कि सर्वाधिक जनसंख्या, दोनों में यूपी आंसर सही आएगा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। भारत के साथ कौन सा देश आजाद हुआ था, पाकिस्तान हुआ था। आपसे हो सकता है अगली शिफ्ट में पूछ लिया जाए कौन सी योजना के तहत अलग हुआ था, माउंटबेटन योजना के तहत अलग हुआ था, 3 जून 1947 को गठन हुआ था। गुड़ी पड़वा त्योहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है। बिहू नृत्य किस राज्य का आता है, असम का आता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं दोस्तों अपन इसका, जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे वो थे 2014 में भारत रत्न किसको मिला, सचिन तेंदुलकर को मिला, मदन मोहन मालवीय जी को मिला था। ऑप्शन सचिन तेंदुलकर। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, बैसाख पूर्णिमा थी। और दोस्तों इसमें हंसराज के द्वारा धोखा दिया गया था। अमृतसर के पंजाब नामक स्थान पर जनरल ओडायर ने यहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, जिस जनरल ओडायर को 1940 में उधम सिंह के द्वारा मार करके हत्याकांड का, जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया गया था। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में है। राजघाट गांधी की समाधि स्थल नई दिल्ली में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का है। आपसे पूछ ले भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, प्राकृतिक पूछे तो वुलर झील आएगी और कृत्रिम पूछे तो गोविंद सागर झील आ जाएगी। गांधी की मृत्यु नई दिल्ली में हुई। फील्ड मार्शल भारतीय सेना का एक सबसे बड़ा एक पद होता है। और अनफिल्ड प्रियंका गांधी के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक आती है। अब बात करते हैं थर्ड शिफ्ट को लेकर के। थर्ड शिफ्ट में जो जीके क्वेश्चन हमें बच्चों के पास से मिले हैं वो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए। और आप जो बच्चे देख रहे हैं ना वो ये देखिएगा कि वीआरबी एजुकेशन के द्वारा
जो प्लेटफॉर्म के द्वारा जो हम लोगों ने जो तैयारी कराई थी, सिलेबस पूरा करवाया था, लगभग सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से है भाई। गांधी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप उसको हल्के में मत लेना भाई। असहयोग आंदोलन गांधी ने कब प्रारंभ किया था, ये क्वेश्चन पहला। तो ये कब प्रारंभ किया गया था? 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन पूछा रणजी ट्रॉफी, कल ही मैंने ट्रॉफी कप वगैरह टॉपिक जो है स्टैटिक जीके में कल क्लियर किया था। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित आती है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा? क्रिकेट से संबंधित आती है रणजी ट्रॉफी। लावणी नृत्य ये कौन से राज्य का प्रसिद्ध है? तो लावणी नृत्य आता है महाराष्ट्र का। लावणी नृत्य कहाँ का है? महाराष्ट्र का। सेकंड शिफ्ट में बिहू नृत्य को पूछा था असम का, यहाँ पर किसका आता है? लावणी नृत्य का। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों महारानी लक्ष्मीबाई का नाम लेकर के, कि महारानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी थी, इनका गोद लिया हुआ बेटा था, इनका गोद लिया हुआ बेटा का क्या नाम आता है? तो आंसर आता है दामोदर राव निहोलकर। इन्हीं का नाम आता है मनु, इन्हें ही कहा जाता है जी मणिकर्णिका, इन्हें ही कहा जाता है महल परी। और यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पेपर में क्या पूछा गया था कि रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम या रियल नाम क्या था? तो मनु था भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है कि देश की पहली महिला शासिका कौन बनी थी? तो आप जानते हो देश की पहली महिला शासिका जो थी, मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान बनी थी। जब मैंने आपको पूरा का पूरा टॉपिक मुगल वंश का करवाया था, मुगल वंश वाले टॉपिक में जब प्रमुख युद्ध चले थे, उन प्रमुख युद्धों में ही दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का जिक्र किया। उसके बाद वहाँ पे गुलाम वंश में दूसरा इल्तुतमिश की जो बेटी थी रजिया सुल्तान, इसका भी हमने वहाँ पर जिक्र किया था। लंदन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। हो सकता है आपके पेपर में पेरिस पूछ ले, तो पेरिस आए तो थेम्स नदी, ये टेम्स है वो तय कर देना, थेम्स नदी आएगी भाई। और फिर अगला क्वेश्चन पूछा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो भाई पिछले वाली शिफ्ट में क्या पूछा गया था? यूएनओ का मुख्यालय पूछा गया था। उसी यूएनओ का एक अंग होता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय कहां पर आता है? द हेग। और द हेग स्थान कहां पर है? नीदरलैंड में आता है। इस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में दोस्तों आज तक भारत में कितने जज बने हैं? तो 4 जज बने, इसी नाम से आपको याद हो जाएंगे। पहले बने थे BN राव, दूसरे एन से बनते हैं नगेंद्र सिंह, रे से बनते हैं रघुनंदन पाठक, और चौथे बनते हैं भंडारी दलबीर। तो 4 भाई इसमें ये बने थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता से, एक क्वेश्चन आया है। पिछली बार सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं था, लेकिन बौद्ध धर्म से था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां से हुआ था? फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो सिंधु सभ्यता थी, ऑप्शन मिला ग्रामीण सभ्यता थी या नगरीय सभ्यता थी? तो दोस्तों नगरीय सभ्यता थी सिंधु सभ्यता। अगर आपसे पूछे एकमात्र दीनहीन बस्ती या कच्ची बस्ती सिंधु घाटी सभ्यता में, तो आंसर उसका आएगा कालीबंगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें आया है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर, मतलब महात्मा बुद्ध को सर्वप्रथम शिक्षा कहां से प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध को सर्वप्रथम जो शिक्षा प्राप्त हुई थी वो हुई थी मगध से। शिक्षा प्राप्त हुई कहां से? मगध से। यदि आपसे ये और पूछ ले गुरु का क्या नाम था, तो आंसर आएगा वहां पर अलार कालाम, ये उनके गुरु का नाम था। और सबसे पहले उपदेश कहां पर दिए थे? सारनाथ में इन्होंने उपदेश दिए थे। अगला दोस्तों इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है कर्नाटक की राजधानी के लेकर के। कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो आंसर आएगा बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी क्या आती है जी? बेंगलुरु है कर्नाटक की राजधानी। महात्मा बुद्ध भी पूरा एंसेंट हिस्ट्री जो है वो आपको सब कुछ करवा रखा है, और पूरी की पूरी मैराथन में जारी है। पूरी हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इसके अलावा पूरी करंट जीके स्टैटिक जीके सब मैराथन में यहाँ पर अवेलेबल है। और दोस्तों आप यकीन मानिएगा जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आज आए हैं तीनों के तीनों शिफ्ट में, वो पूरे के पूरे अपने इसी सिलेबस में से है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि वीआरबी एजुकेशन का एक ही मोटिव होता है, जीरो से हीरो बनाने का। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं स्लाइड्स में से आएंगे भाई, ध्यान से आप इनको देखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों बच्चों ने जो बताया था वो बताया था मुस्लिम लीग की स्थापना। अब जब मैंने आपको उदारवादी युग, उग्रवादी युग, गांधीवादी युग पढ़ाया था, उस टॉपिक में बताया था मुस्लिम लीग। तो 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। स्थापना ढाका बांग्लादेश में हुई थी। सर आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? नीरज चोपड़ा
किस खेल से संबंधित है? अगला क्वेश्चन पूछा गया था ये। तो नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित आते हैं दोस्तों? जेवलियन थ्रो, जेवलियन थ्रो से आते हैं, यानी भाला फेंक में आते हैं नीरज चोपड़ा। तो भाला फेंक आ जाए या जेवलियन थ्रो आ जाए, ये है भाई भाला फेंक या जेवलियन थ्रो में नीरज चोपड़ा। अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? जेवलियन थ्रो से हो चुके हैं नीरज चोपड़ा। अभिनव बिंद्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये दो। तो अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित आते हैं? तो शूटिंग से आते हैं जी। अभिनव बिंद्रा जो है शूटिंग खेल संबंधित है। एक क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया था, मतदाता जो होता है, वोटर जो होता है, उसको वोट, मतदाता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? मतदाता के लिए जरूरी क्या है? तो मतदाता के लिए जरूरी क्या है भाई? मतदाता तो तभी बनेगा ना, मतदाता के लिए जरूरी क्या है? तो मतदाता तो जब ही बनेगा जब उसकी 18 साल हो जाएगी, यानी उम्र हो जाएगी। तो इसमें सही आंसर क्या आ जाएगा? उम्र या आयु। और वो भी कितने साल का होना अनिवार्य होता है? 18 वर्ष का होना अनिवार्य होता है भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन जो बच्चों ने बताया था, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो उसका सही आंसर होगा राकेश शर्मा। दोस्तों ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन जो है वीआरबी एजुकेशन के द्वारा आपके सामने करवा दिए गए हैं। यदि आप अच्छे से अभी भी अपनी तैयारी को और भी बेस्ट बनाना चाहते हो, लीड लेना चाहते हो आप जीके में, मैथ में, रीजनिंग में, साइंस में, तो आप मैराथन क्लासेस जरूर देखिएगा, वहां से आपको एक अच्छी लीड मिलेगी। दोस्तों लोकेश जी ने दूसरी और तीसरी शिफ्ट का एनालिसिस करवाया। अब मैं दूसरी और तीसरी शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे, किस किस तरीके के आपके क्वेश्चन। दोस्तों खुशी इस बात की है कि जो बच्चा भी हमसे ऑफलाइन या ऑनलाइन जुड़ा हुआ था, वो सभी बच्चे मैथ रीजनिंग में पूरे 20 के 20 क्वेश्चन करके आए हैं। सभी क्वेश्चन एज इट इज़ नोट्सों से हैं और कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनकी संख्या भी चेंज नहीं है। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं हमने क्या क्या करवाया था। आप भी उन क्वेश्चनों को मिलान कर सकते हैं आसानी से। देखते हैं, एक क्वेश्चन था, किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उसका 2/3 हो जाता है। किसी धनराशि का 5 वर्ष का टाइम दे रखा है, कितना? 5 वर्ष। धनराशि का ब्याज उसका 2/3 हो जाता है। ब्याज 2/3 हो जाता है, यानी मूलधन अगर 3 है तो उसका ब्याज कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/3 हो जाता है। यानी कि अगर मैं 3 का 2/3 करूंगा तो ब्याज कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। पूछा क्या था? दर पूछी थी। दर क्या है? दर है आपकी 100 गुणा में ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, बटे में मूलधन गुणा में समय। ठीक है, 100 गुणा ब्याज कितना है आपका? 2, मूलधन कितना है आपका? 3, और समय कितना है? 5। ठीक है, 3 से काटा, 5 से काटा तो ये 5 से काटा तो 20, 20 दूनी 40 बटे में 3, यानी कि 13 सही 1/3% यहाँ पे क्या हो जाएगी? दर हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है, किसी संख्या का 1/4 कितना है? 6 है। किसी संख्या का 1/4 6 है, तो वो संख्या बतानी थी, वो संख्या कितनी हो जाएगी? तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 चौक 24 हो जाएगी। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका था, 4 संख्याओं का औसत 10 है और इसमें से 3 संख्याओं का योग कितना है? 29 है। 4 संख्याओं का योग 10 है। 4 संख्याओं का योग, 4 संख्याओं का औसत कितना है? 10 है। तो इन 4 संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। इन 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? इन 4 संख्याओं का योग हो जाएगा 10 गुणा में 4, कितना? 40, क्योंकि योग बराबर होता है औसत गुणा में संख्या। तो 10 गुणा में 40, 4 कितना हो गया? 40 योग। अब इस में से 3 संख्याओं का योग कितना है? 3 संख्याओं का योग आपका है 29। चारों संख्याओं का योग तो 40 आ गया, इसमें से 3 संख्याओं का योग 29 है। तो चौथी संख्या, फोर्थ संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 4 संख्याओं के योग में 40 में से आप 29 घटा दो, कितना आ जाएगा आपका आंसर? 11 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल था। औसत दे रखा है, आप योग निकाल सकते हैं। 4 संख्याओं का योग आ गया, फिर 3 संख्याओं का योग आ गया, चौथी संख्या निकालनी है तो 4 संख्याओं के योग में से 3 संख्याओं का योग आप घटा देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि 4 और 5 का HCF,
HCF क्या होता है? कॉमन मल्टीपल। इसमें कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है। इन दोनों के फैक्टर इसके क्या है? 4 गुणा 1 और इसका भी क्या है? 5 गुणा 1। तो इसका HCF कितना आ जाएगा? इसका HCF आ जाएगा आपका 1। ठीक है। अगला क्वेश्चन था 2, 3, 5। 2, 3 और 5 का एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? कॉमन मल्टीपल तो एक बार और बाकी सभी संख्याओं का गुणा। तो इसमें कॉमन मल्टीपल है ही नहीं, सभी का एक साथ निकालते हैं। तो पहले 2, तो 1, 3, 5, फिर 3, 1, 1, 5, फिर 5, 1, 1, 1। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 गुणा में 3 गुणा में 5, 3 दूनी 6, 5 30। HCF क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग सभी संख्याओं में चला जाए। तो यहाँ 4 और 5 में किसका भाग जा सकता है? 1 का ही। 1 से बड़ी कोई संख्या नहीं है, 2, 3 ऐसी कोई संख्या नहीं जो दोनों में भाग चला जाए। ठीक है। एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन सभी संख्याओं का भाग चला जाए, यानी कि 2 और 3, 5। तो वो संख्या 30 है। 30 से और कोई छोटी संख्या नहीं है जिसमें 2 और 3 और 5 का भाग आसानी से चला जाए। ये एलसीएम और एचसीएफ के छोटे छोटे क्वेश्चन आए थे, आपके दूसरी और तीसरी शिफ्ट के कंबाइंड क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 60 घंटे का 30% कितना होता है? 60 घंटे का 30%, 60 का 30% निकालना आपको। तो 60 का 30%, 6 तिया 18 प्रतिशत के 1 से 2 क्वेश्चन आपकी हर शिफ्ट में आ रहे हैं। बहुत सिंपल, सीधा परसेंट निकालना, परसेंट से वैल्यू निकालना या परसेंट निकालना आ रहा है। ठीक है। तो आप आसानी से कर सकते, जिसका परसेंट निकालना उसको ऊपर, जिसमें से निकालना है नीचे, और गुणा में 100। परसेंट निकालना तो जिस संख्या का जितना परसेंट वो संख्या गुणा में, परसेंट हटा के भाग में 100। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे आपका क्वेश्चन आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। एक वर्ग उसकी भुजा 11 है और इसका एरिया बताना है। वर्ग का एरिया क्या होता है? भुजा स्क्वायर, और 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 11 गुणा 11 आपका 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सिंपल सा, मैंने फॉर्मूले की भी बिल्कुल प्रॉपर रिवीजन करवाया है, हर चैप्टर में पूरे फॉर्मूले लिखवाए हैं। आज शाम को 6 बजे फॉर्मूले की मैराथन क्लास भी आ रही है, तो जिनकी बाद में एग्जाम है वो उन फॉर्मूलों को जरूर देख के जाएं। फॉर्मूला डायरेक्ट भी आ सकता है आपका, या फॉर्मूले पे बेस कोई क्वेश्चन आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि मूलधन है आपका 1000, दर है आपकी 5%। ठीक है। ब्याज दे रखा है। अगर ब्याज दे दे और टाइम पूछे, टाइम का फॉर्मूला आप आसानी से लगा लेंगे। इसका ब्याज कितना है? 200 है। और पूछ क्या रहा है यहाँ पे? समय पूछ रहा है। समय बराबर क्या होता है? 100 गुणा में ब्याज बटे में मूलधन गुणा में दर। 2 0 हो 2 0 और 1 0 से ये कट गई, 5 चौक 20। यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4 साल। मूलधन 1000 दे रखा था, दर 5%, ब्याज 200 मिलता है, तो कितने समय में मिलेगा? समय बराबर 100 गुणा में ब्याज बटे में मूलधन गुणा में दर। 100 गुणा ब्याज 200 दिया है, मूलधन 1000 है, और समय कितना है? दर कितनी है आपकी? 5%। आसानी से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 11, 17, 13, 19। 11, 17, 13, 19 का योग पूछा था आपसे, केवल सिंपल सा 11, 17, 13 और 19 का जोड़ पूछा है। बताओ कितना हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। ठीक है। अरे इसको भी करवाने में भी दिक्कत हो रही है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन मेरे से नहीं होगा, आप खुद कर लेना। ठीक है। इस क्वेश्चन को अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भाई आप खुद देख लेना, मेरे से नहीं हो पा रहा है। 11, 17, 13 और 19 का जोड़ मुझे नहीं आ रहा है, आप खुद कर लेना इसको। ठीक है। थोड़ा सिंपल क्वेश्चन आएगा तो करवाएंगे। अगले क्वेश्चन दिया है 10, 20, 30, 40 और 50 का औसत निकालना है। औसत था राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। यहाँ राशियों का योग, और ये राशियाँ कितनी होगी आपकी? 3 और 2 5। इन राशियों का योग 10, 20, 30, 30, 60, 40, 100 और 50, 150 बटे में 5। आपका औसत कितना आ जाएगा? 30। औसत क्या बताया था आपको? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इस तरह से आया था। 2 बच्चे हैं, ठीक है, और उनको 2:3 के अनुपात में चॉकलेट बांटी गई है। ये राम मान लेते हैं, ये श्याम। राम और श्याम को 2:3 के अनुपात में चॉकलेट बांटी गई है। यदि टोटल चॉकलेट कितनी है? टोटल चॉकलेट कितनी है? टोटल चॉकलेट 10 हैं,
तो राम और श्याम में से पूछा है, हो सकता है राम का पूछा हो कितनी मिली है, हो सकता है श्याम का पूछा है कितनी मिली हो। 2:3 है, यानी कि इसको 2x मिलेंगी तो इसको 3x, तो टोटल कितनी होगी 5x। 5x की वैल्यू कितनी दी है उन्होंने 10 दी है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/5, 5 दूनी 10। इसका मतलब राम को कितनी मिली है 4 और श्याम को कितनी मिली है 6। ये क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल। 2:3 में बांटना था, किसको 10 को बांटना था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे 1 घंटे और 45 मिनट का अनुपात पूछा है। 1 घंटे और 45, जब मैंने अनुपात समानुपात बढ़ाया था तो मैंने बताया था कि अनुपात हमेशा समान राशियों का निकाला जाता है। अब 1 घंटे और 45 मिनट, अब यहाँ पे तो क्या है घंटा है और यहाँ पे क्या है मिनट है, तो इसको मिनट बनेंगे तभी समान राशि होंगी। 1 घंटे में कितनी 60 मिनट और ये कितना है 45 मिनट। इनका अनुपात निकालेंगे तो 15 चौक 60 और 15 तिया 45। आपका आंसर कितना आ जाएगा 4:3। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम 5 समप्राकृत संख्याओं का औसत। तो मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, प्रथम n समप्राकृत संख्याओं का, समप्राकृत संख्याओं का औसत तो क्या लिखवाया था n+1 और योग होता है n × n+1। और अगर इसकी जगह प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का, विषम प्राकृत संख्याओं का औसत पूछे तो ये क्या हो जाएगा आपका n ही हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले पे आधारित एक क्वेश्चन आया था कि 5 प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का औसत, तो कितना हो जाएगा 5 + 1 कितना हो जाएगा उत्तर आपका 6। प्रथम 10 n सम प्राकृत संख्याओं का औसत पूछे तो 10 + 1 कितना हो जाता 11। हो सकता है अगली शिफ्ट में विषम का आ जाए, तो विषम प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का औसत पूछे तो औसत क्या हो जाएगा प्रथम 5 का 5 ही। प्रथम n 10 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत पूछे तो कितना हो जाएगा 10 ही हो जाएगा। सम में एक जुड़ जाता है और विषम वही रह जाता है, कब औसत में। ठीक है, अगर n विषम प्राकृत संख्याओं का योग पूछे तो n² हो जाएगा और प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग पूछे तो n × n+1 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक व्यक्ति एक काम को 15 दिन में कर सकता है, काम 15 दिन में कर सकता है, उसने 3 दिन काम किया, तो कितना भाग शेष रह जाएगा, कितना भाग शेष रह जाएगा। देखो बिल्कुल सिंपल, अगर 2 आदमी होते तो अपन एलसीएम से निकाल लेते, एक 15 दिन में एक 10 दिन में और औसत लेके टोटल काम। अब यहाँ टोटल काम कितना माने 15 दिन में कर रहा है तो अपन मान लेते हैं टोटल 15 ही काम है, टोटल 15 ही काम है। तो 3 दिन काम किया तो कितना काम हो गया 3, ये तो काम हुआ है। और जो शेष कितना रह गया, टोटल काम अगर 15 है तो शेष कितना रह गया 12। अगर ये पूछ लेता कितना काम हो गया तो 3 × 3 3 × 5 15, 1/5 काम हो गया। कितना काम शेष रह गया 3 चौक 12 3 × 5 15, 4/5 भाग काम का शेष रह गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, 15 में से 3 हो गया, 15 में से 12 शेष रह गया, भाग निकालेंगे तो काट देंगे इसको सरलतम रूप में। यहाँ पे 1/5 काम हो गया और 4/5 काम क्या रह गया शेष रह गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अगली किसी शिफ्ट में आया है क्वेश्चन 1 2 3 4 5 का औसत ज्ञात करो। फिर से भाई औसत का बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। औसत राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, इन सभी का योग कितना हो जाएगा 1 2 3 3 6 4 10 5 15, संख्याएं कितनी हैं 5, तो इसका औसत कितना आ जाएगा 3। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 3 इसका औसत हो जाएगा। एक बैग था
उसमें 160 गेंदें हैं 2 कलर की, लाल प्लस नीली मान लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन था, लाल और नीली 160 गेंद हैं, इसमें 40% गेंद लाल हैं, तो नीली कितनी, मतलब एक कलर की 40% दे रखी थी। मान लेते हैं लाल कितनी थी 40% और पूछ ले नीली, ये क्वेश्चन मार्क। तो ये 40% है तो ये 60% हो गई, तो 160 का अपन क्या निकाल देंगे 60% निकाल देंगे। 2 0 से 2 0, 16 6 की 96 गेंद यहाँ पे क्या बच जाएंगी नीली। यानी कि इस तरह का ही क्वेश्चन था। 160 टोटल थी, 2 कलर की गेंद, एक दे रखी है 40%, तो दूसरी कितनी बच जाएंगी 60%, इसका 60% निकाल देंगे। या आप 40% इसका निकालो और घटा लो, बात वही है। 160 का 40%, 16 चौक 64, 160 में 64 घटाएंगे तो भी कितना आएगा 96 ही आएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरह का दे रखा था कि 1/8 प्लस में 2/8 जोड़ना था। एलसीएम कितना आ गया 8, 1 और यहाँ 2, तो उत्तर कितना आ जाएगा 3/8। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं अपन। 35 माइनस में 1 प्लस में 15। भाई ये बोर्ड मास का क्वेश्चन था। बोर्ड मास का मैंने फॉर्मूला बताया और बोर्ड मास के मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। 3 गुणा में 2 प्लस का 1, ये क्वेश्चन था। भाई बोर्ड मास में क्या, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीपल, ऐड और फिर सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, भाग भी नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन गुणा सोल्व करेंगे। तो गुणा सोल्व करेंगे तो 35 माइनस में 1 प्लस में 15 बटे में 3 दूनी 6 प्लस का 1, फिर ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे तो -1 और प्लस 15 को ऐड करा तो कितना हो गया 14, 35 प्लस का 14। भाई एक हट जाएगा, बाकी 35 और 15 कितने हो गए 50 में से 1 49, तो ये भी 49 बटे में 7, तो ये कितना हो जाएगा 49 बटे में 7। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा अपना 7, 7 7 49। भाई 7 का पहाड़ा तो आपको आता ही होगा, आता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिर मैंने एक अनुपात समानुपात में बताया था, A अनुपात में B समानुपात में C अनुपात में D, अनुपात समानुपात में। ठीक है, इसमें 3 वैल्यू आपको दे रखी होंगी और चौथी वैल्यू आपसे पूछेगा। क्वेश्चन में दी है x अनुपात में 4 अनुपात में 6 समानुपात में 6 अनुपात में 8। इस x की वैल्यू बतानी थी, यानी कि 1 की वैल्यू बतानी है। बताया था इन दोनों का गुणा इन 2 के बराबर होता है, तो 8x बराबर में 6 चौक 24, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 बटे में 8, 8 दिया 24। आंसर कितना आ जाएगा अपना। ये क्वेश्चन आया हुआ आपकी दूसरी या तीसरी शिफ्ट में। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब हो सकता है यहाँ x दे देता, हो सकता है यहाँ x दे देता, हो सकता है एक वैल्यू गायब करेगा, वो आप आसानी से निकाल देंगे, क्योंकि बीच वालियों का गुणा साइड वालों का गुणा के बराबर रख दोगे। जो नहीं दे रखी वो x, उसकी वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। यहाँ पे निकालने में प्रॉब्लम हो रही थी क्या, तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती और मध्यानुपाती। तृतीयानुपाती में बताया था b² a और मध्यानुपाती में बताया था √ab। ठीक है, एक आपका इसी से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती से लेके। एक क्वेश्चन पूछा है 40 और 90 का मध्यानुपाती, तो √40 गुणा में 90, 9 चौक 3600 हो गया। और 3600 किसका है, 36 का 6 और 100 का 0, किसका, इसका मध्यानुपाती कितना आ जाएगा 60। ये क्वेश्चन भी आपकी किसी एक शिफ्ट में आया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं, वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं, बताओ भाई कितने विकर्ण होते हैं। ये वर्ग है, इसमें कितने विकर्ण हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया, बस बिल्कुल सिंपल है। कितने विकर्ण हुए हैं आपके 2। आयतें पूछे, जो भी चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज में लगभग सभी में कितने, चतुर्भुज में होते ही 2 विकर्ण हैं। ठीक है, तो सिंपल सा आप आंसर दे देते 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7.5% को भिन्न में बदलो, तो 7.5 और प्रतिशत हटाया तो भाग में 100, फिर ये पॉइंट हटाया तो 75 बटे में कितना हो गया 1000, 25 × 75, 25 चौक 100, कितना आ गया भिन्न इसका 3/40। कितना सिंपल क्वेश्चन है। 1000 की धनराशि 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा था उस क्वेश्चन में,
25 मान लेते हैं अपन, मतलब अंतर दे रखा था 1000 की राशि का 5% की दर से 2 वर्ष का, 1000 रुपए का 5% की दर से 2 वर्ष का, क्या साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन दर और ये क्या समय दे रखा है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रहा है। तो 5% कितना, 5/100, 1/में क्या हो गया 20। मैंने बताया था इसका स्क्वायर मान लो, मूलधन मान लिया हमने कितना 400, तो पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा 5% 1/20 कितना 20, दूसरे साल का 5% 1/20 कितना 20, दूसरे साल इस पहले साल का ब्याज ये क्या हो गया 1। भाई यहाँ से अब सारे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है अपने को, मूलधन 1000, मूलधन अपना कितना है 400, तो क्या करेंगे इस 400 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 1000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000/400, 10/4 यानी कि 5/2, यानी कि 2.5 कितनी 2.5, 1 यूनिट की वैल्यू 2.5 आ गई। अब मुझे बताओ यहाँ पे 400 मूलधन है तो साधारण ब्याज तो कितना हो गया आपका 40 और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 41, तो अंतर कितना हो गया 1, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है अपने पास 2.5, तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आ जाएगा आपका 2.5 रुपए का। ठीक है, जब 1000 रुपये 5% की दर पे उधार देता है तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आ जाएगा 2.5 रुपये। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 24 और 36 से भाग चला जाए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 24 और 36 का भाग चला जाए, छोटी से छोटी पूछी होगी। ठीक है, 24 और 36 का भाग चला जाए, छोटी से छोटी संख्या, क्योंकि बड़ी से बड़ी नहीं पूछेगा, छोटी से छोटी, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या वह होती है जिसमें इनका भाग चला जाए, वो संख्या होती है एलसीएम, यानी कि वो हमसे इस 24 और 36 का एलसीएम पूछ रहा है। 2, 12, 18, 2, 6, 9, 2 का नहीं जा रहा, 3 दूनी 6 3 9, कितना हो गया भाई 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 3, 2 दूनी 4 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 24 3 72, 72 वो संख्या है छोटी से छोटी जिसमें 24 और 36 का भाग आसानी से चला जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन में वो हमसे 24 और 36 का एलसीएम पूछना चाह रहा था। ठीक है, एक आयत की लंबाई 15 है और चौड़ाई 9 है, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है। आयत की लंबाई 15, आयत की लंबाई 15 और चौड़ाई 9, और क्षेत्रफल आपके एग्जाम में पूछा गया है दूसरी या तीसरी शिफ्ट में। तो एरिया क्या होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, यानी कि 15 गुणा में 9, 15 नामा 135 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर दे रखा है। बताओ कितने सिंपल क्वेश्चन आपके यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, ये थे आपके बिल्कुल छोटे छोटे से सिंपल से क्वेश्चन जो हमारे तक क्वेश्चन पहुँच सके वो हमने बताए हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों को अगर आप देखोगे तो मैथ की मैराथन में ये सभी क्वेश्चन आपको ऐसे के ऐसे मिल जाएंगे। इसी तरह से उसी आधार पे, उसी पैटर्न पे, उसी डिफ़िकल्टी लेवल पे सारे क्वेश्चन मैराथन क्लास में करवाए गए हैं। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी संख्या भी चेंज नहीं आ रही। अगर आपका पेपर थोड़े टाइम के बाद है, 1-2 दिन के बाद है, तो आप वो मैराथन क्लास ज़रूर देखिए। सभी मैराथन क्लासों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज शाम को 6 बजे आपकी फॉर्मूले की भी एक क्लास आएगी जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब साइंस की आपके प्रमोद सर जो साइंस के दूसरी और तीसरी शिफ्ट में आए हैं वो प्रमोद सर करवाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रमोद सिंह तंवर वीआरबी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वीआरबी एजुकेशन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ योर आर्मी अग्निवीर एग्जाम, बिकॉज दोस्तों यहाँ पे जो टीम काम कर रही है दोस्तों, ये आपके हित में काम कर रही है, आपकी नौकरी के लिए काम कर रही है। इस टीम ने बहुत ही शानदार जो रिजल्ट दिया है आपने देखा होगा।
आपने साइंस की मैराथन, आपने मैथ की मैराथन, आपने जीके की मैराथन। इस मैराथन क्लास से आपके आर्मी अग्निवीर में ऐसे कैसे डिक्टो के डिक्टो क्वेश्चन मिल रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन के ऑप्शन भी चेंज नहीं हो रहे, और कुछ ऑप्शन चेंज भी हो रहे हैं तो आपको क्वेश्चन वो का वो ही मिलने वाला है दोस्तों। यदि आपका आर्मी अग्निवीर का एग्जाम होना बाकी है तो दोस्तों आपको आर्मी अग्निवीर के लिए केवल वीआरबी एजुकेशन की 3 वीडियो देख लीजिएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका 101% आपका एग्जाम में निकल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको यदि आर्मी अग्निवीर का एग्जाम निकालना है, यदि आपके पास 2 दिन भी हैं, 1 दिन भी शेष है, तो आपको लाइब्रेरी में बैठकर, घर में बैठकर ऑनलाइन क्लासेस देखनी है। वो मैराथन क्लासेस जो हैं, साइंस की मैराथन क्लास, आपकी मैथ की मैराथन क्लास और आपकी जीके की मैराथन क्लास, इन तीनों क्लासों से क्वेश्चन आपके सेम में आने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको आर्मी अग्निवीर एग्जाम के जो तीनों शिफ्टों क्वेश्चन है वो मैं आपको एक ही टाइम पर करवा के आपको बताना चाहूंगा कि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं बच्चों के, वो किस प्रकार से आए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन है। दोस्तों बहुत ही सरल एग्जाम आ रहा है, ज़्यादा घबराने की दिक्कत है नहीं आपको। एग्जाम इतना आ रहा है कि आपको यदि 10-15 दिन 20 दिन भी आपने अगर अच्छे से पढ़ाई की होगी तो भी आपका एग्जाम में निकल जाएगा। बाद बाकी आपके रिवीजन के लिए बात रही, तो रिवीजन के लिए हमारी वीआरबी एजुकेशन टीम ने आपके लिए मेहनत करके, और आपने क्या कर रखा है, आपके लिए वीआरबी एजुकेशन ने आपके लिए टेस्ट सीरीज भी डाल रखी है और आपके लिए मैराथन क्लास भी डाल रखी है। मैं दोस्तों आपको वो कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके तीनों शिफ्टों में आए हैं, मैं उनके लिए चर्चा कर लेता हूं दोस्तों। जैसे एक क्वेश्चन है आपका, ये जो हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार के बैचेज चलते हैं हमारे पास, ऑनलाइन और ऑफलाइन जो बैचेज के बच्चे हैं उनके द्वारा जो ली गई जो जानकारी है उनके आधार पे ही हम एनालिसिस कर रहे हैं। उन्होंने हमारे को एग्जैक्ट क्वेश्चन दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका भी एग्जाम बचा हुआ है तो आप भी हमारे को अगली शिफ्ट में या कल जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं उनको हमारे को फोन करके व्हाट्सएप के जरिए या फिर हमारे को जिस प्रकार से भी कमेंट में जैसे भी हो पाए हमें प्लीज आप क्वेश्चन डालना, हमें पता चले कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो पढ़ रहे हैं, वो कितने क्वेश्चन सही करके आ पा रहे हैं, उनको कितना % याद रह पा रहे हैं। दोस्तों देखें, मैं लेकर चलता हूं आपको क्वेश्चन की तरफ। तो आपके आर्मी अग्निवीर में जो क्वेश्चन आए हैं वो जैसे आपकी सुबह वाली शिफ्ट के क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, क्वेश्चन आया था कि नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कैरोटीन। जी हाँ दोस्तों, कौन सा होगा, कैरोटीन। इस कैरोटीन से बता देता हूँ दोस्तों, ये गाजर में भी पाया जाता है, ये गाय के दूध में पाया जाता है। गाय के दूध का पीला रंग इसी की वजह से होता है, पत्तियों का पीला रंग होता है वो भी कैरोटीन वर्ण की वजह से होता है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा इसका कैरोटीन। दोस्तों एक क्वेश्चन आया था आपका HCl। जी हाँ दोस्तों, मैंने बताया था आपको ये डिक्टो के डिक्टो क्वेश्चन ऐसे के ऐसे हमारे मैराथन क्लास में रहने वाले हैं। हमने जो क्लास डाली थी उसमें सेम डिक्टो क्वेश्चन ऐसे कैसे आ रखे हैं। आपका जो है एक क्वेश्चन आया था HCl, ये HCl का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, क्या नाम है आपका, रासायनिक नाम। रासायनिक नाम क्या है इसका, वो है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और दोस्तों ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये सबसे प्रबल अम्ल है। जी हाँ दोस्तों, सबसे प्रबल अम्ल है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, प्रबल अम्ल है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, और इसका pH मान 1.5 के समथिंग होता है दोस्तों, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों आपका, ऐसे ही कोई क्वेश्चन था कि फेफड़ों में जो गुब्बारे जैसी संरचना होती है वो क्या कहलाती है। तो उसका क्वेश्चन शायद ऑप्शन ऐसा कुछ था कि वायुकोश। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर को क्या होगा, वायुकोश आंसर होगा इसका, क्योंकि जो फेफड़ों की जो गुब्बारा संरचना जो होती है फैलती है वो वायुकोश जो होते हैं, कूपिकाएं जो होती हैं उनकी वजह से वो गुब्बारे तरह फैलता है। इसका सही आंसर ये होगा। ये क्वेश्चन आपको मैं रिलेट करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन ऐसे ही थे, आप कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों एक था आपका क्वेश्चन विटामिन B12, विटामिन जो B12 था उसका रासायनिक नाम पूछा था। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो था आपका साइनोकोबाल्मिन। जी हाँ दोस्तों, साइनोकोबाल्मिन, ये उसका केमिकल नेम हो जाएगा दोस्तों, साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 का नाम है। इसमें धातु पूछेगा दोस्तों, कल का एग्जाम में आपकी धातु आने वाली है दोस्तों, ये है दोस्तों कोबाल्ट धातु। जी हाँ दोस्तों, कौन सी धातु है, ये है आपकी कोबाल्ट धातु, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आया था आपके कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है दोस्तों। तो इसका मुकुलन का जो क्वेश्चन है वो मुकुलन दोस्तों वो होता है, मुकुलन किस में, वो हाइड्रा में होता है दोस्तों।
जी किस में होता है दोस्तों? हाइड्रा में होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? हाइड्रा। मुकुलन जो होता है अपनी ही संरचना से, अपनी ही बॉडी से किसी भी पार्ट से अपनी जैसी संरचना निकलना, वो मुकुलन कहलाता है। और मुकुलन किस में देखा गया दोस्तों? कि हाइड्रा एक जीव है उसमें पाया गया था। ये किस क्वेश्चन आपके पहली शिफ्ट में आए थे। इसके अलावा जो क्वेश्चन थे दोस्तों वो मैं लेकर चलता हूं आपको नेक्स्ट में। दोस्तों एक क्वेश्चन आया था दोस्तों आपका वो था आपका दोस्तों कि बल का SI मात्रक क्या है। दोस्तों मैंने कहा था आपको कि बल का क्वेश्चन आने वाला है, कि ये क्वेश्चन आया था दोस्तों कि बल का SI मात्रक क्या है। बल का SI मात्रक क्या है दोस्तों? सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट SI की फुल फॉर्म होती है। और SI का जो मात्रक है, इसका बल का SI मात्रक है वो दोस्तों है न्यूटन। कौन सा है दोस्तों? न्यूटन। बल का SI मात्रक न्यूटन है और सिंबल इसका है दोस्तों S। अब अगली शिफ्ट में जो क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों वो सुनिएगा। वो पूछेंगे कि CGS मात्रक क्या है। CGS मात्रक क्या है किसका दोस्तों? ये आपका बल का पूछेंगे। CGS मात्रक क्या है दोस्तों? तो वो है आपका डाइन। उससे अगली शिफ्ट में क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों, ये आ सकता है डाइन। ये एक न्यूटन बराबर होता है, एक न्यूटन बराबर होता है दोस्तों 10⁵ डाइन। ठीक है दोस्तों, आपका अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं नेक्स्ट शिफ्ट में वो ये आने वाले हैं। तो बल का SI मात्रक। दोस्तों एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो ये है बल की परिभाषा न्यूटन के कौन से नियम से निकल के आती है। तो बल की परिभाषा न्यूटन के फर्स्ट नियम से निकल के आती है, जिसको गैलीलियो का नियम कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है दोस्तों? गैलीलियो का नियम कहा जाता है। इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन को कहा जाता है लॉ ऑफ गैलीलियो, या गैलीलियो का नियम कहा जाता है। ये न्यूटन ने दिया था। तो बल का SI मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? न्यूटन। बोल बांके बिहारी लाल की जय। हमने जो छपाया, हमने जो यहां लिखा, वो आपके एग्जाम में ऐसे कैसे छप गया। जी हाँ दोस्तों, आपके जो अगले एग्जाम होने वाले हैं हम उसके लिए भी ऐसे ही मेहनत करेंगे, जी तोड़कर मेहनत करेंगे। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं हूबहू हमारे यहां से जो क्लासेज होंगी उनसे यहां के ऐसे कैसे आने वाले हैं। दोस्तों इसका अलावा एक क्वेश्चन आया था जिसमें क्वेश्चन ऐसा था कि ठोस, इनमें से ठोस क्या है? इनमें से ठोस क्या है? जैसा कि बच्चों ने बताया कि सर हमारे को एक ही ऑप्शन याद है और उस ऑप्शन में दोस्तों वो ऑप्शन राइट आंसर था, उसके हिसाब से दोस्तों क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बर्फ। क्योंकि दोस्तों इनमें से ठोस हो सकता है उसमें पानी दे रखा हो, उसमें किसी गैस का नाम दे रखा हो। बच्चों को जहां तक याद है कि उसमें सर एक सॉलिड जो चीज थी वो क्या थी? बर्फ। ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है इस क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बर्फ हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों हमें नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों आपका कि अमीबा में कौन सी कोशिका पाई जाती है। दोस्तों शिफ्ट में, सुबह वाली शिफ्ट में आया था कि अमीबा में कैसी कोशिका पाई जाती है। अमीबा में कैसी कोशिका पाई जाती है। कैसी कोशिका पाई जाती है दोस्तों? तो इसमें पाई जाती है एकल कोशिका या फिर एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक कोशिकीय जीव। ये आपका हो जाएगा, ये आपका एक कोशिकीय जीव हो जाएगा, ये यूनिसेल हो जाएगा। एक कोशिकीय जीव अमीबा में पाया जाता है। ठीक है, अमीबा में एक कोशिका पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन आया था आपके कि मनुष्य के शरीर में शुक्राणु कहाँ से बनते हैं। दोस्तों क्वेश्चन था कि मनुष्य के शरीर में शुक्राणु कहाँ से बनते हैं? शुक्राणु कहाँ से बनते हैं दोस्तों? मनुष्य के शरीर में शुक्राणु जो हैं दोस्तों वो बनते हैं टेस्टिस से, वृषण से बनते हैं। तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन ये आया था दोस्तों, आपके बिल्कुल ये मानो लल्लन टॉप क्वेश्चन आ रहे हैं। आपके सबसे सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। हमारी सीट और हमारी जो हमने जो टेस्ट सीरीज डाल रखी है वो और मैथ क्लास, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है। इवन आपका मैथ, रीजनिंग और आपका जीके, इनका भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है दोस्तों। तो
तो आप, मैं ये कह रहा हूं कि आप केवल एग्जाम एनालिसिस देख लीजिएगा डेली का, और आप जो है डेली का जो मैराथन क्लास है आपकी, जो आपके बैक वाली जो क्लासेस है उनको आप देख लीजिएगा, बस काफ़ी रहेगा। लेकिन इन क्लासों को बहुत अच्छे से देखते रहना है दोस्तों। एक क्लास आपकी एक जो क्वेश्चन है वो आपका ये आया था दोस्तों कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु कौन सी है। विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु कौन सी है। सुचालक धातु कौन सी है, तो दोस्तों सुचालक धातु कौन सी है, चांदी है, सिल्वर है, ठीक है। तो सबसे अच्छी सुचालक धातु है ना, ये बेस्ट जो कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, वो कौन है दोस्तों, आपकी सिल्वर, चांदी है। ये क्वेश्चन आया था। कितना सिंपल क्वेश्चन है, मैंने हर शिफ्ट में बताया है, मैंने हर क्लास में ये इसके बारे में चर्चा की है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आया दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन आया था आपका, ये आपका आया था न्यूट्रिशन से कि ग्लूकोज क्या है। ग्लूकोज क्या है दोस्तों, ग्लूकोज क्या है। अरे येलो टी शर्ट, अरे सही से पढ़ ले, ये अगर तू पढ़ता रहेगा तो भी मैं ये कह रहा हूं कि आपका एग्जाम निकल जाएगा। एनालिसिस जरूर देखना चाहिए दोस्तों। एनालिसिस एग्जाम का यदि आप देख लेते हैं तो आपको उससे आइडिया पता लग जाता है कि आपके जो एग्जाम होने वाले हैं फ्यूचर में या फिर कल परसों तरसों जब भी, वो आपके कैसे होंगे एग्जाम, उनका आपको थोड़ा सा रफली आइडिया आ जाता है। तो दोस्तों ग्लूकोज क्या है, न्यूट्रिशन में ग्लूकोज आपका क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है आपका क्या, ग्लूकोज। इसके अलावा एक क्वेश्चन है दोस्तों, गर्म करने पर सर्वप्रथम नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है। दोस्तों देखो, बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। मैंने ये क्वेश्चन तो आपको रटवाया था, किस विटामिन को गर्म करने पर, किस विटामिन को गर्म करने पर नष्ट हो जाते हैं, उनके गुण, गर्म करने पर उनके गुण नष्ट हो जाते हैं। तो मैंने ये बताया था कि दोस्तों कौन सा विटामिन है वो विटामिन हो जाएगा आपका सी विटामिन है, जो उसको गर्म करने पर उसके गुण नष्ट हो जाते हैं। ठीक दोस्तों, एक क्वेश्चन था कि मूत्र द्वारा कौन सा विटामिन त्याग दिया जाता है। दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन भी करवा रखा है, जब किडनी लिखवाई थी, जब विटामिन करवाया था, दोनों में आपको मैंने ये क्वेश्चन बताया था कि कौन सा विटामिन, मैंने ऐसे लिखवाया था कि कौन सा विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता या फिर यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो दोनों का आंसर एक ही होगा। क्वेश्चन था कौन सा विटामिन यूरिन के द्वारा या मूत्र के द्वारा त्याग दिया जाता है। दोस्तों इसका भी राइट आंसर होगा विटामिन सी। बताओ दोस्तों, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है। अब और क्या चाहिए, केवल आपको पढ़ना बाकी है। हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका यदि आप 10% भी मेहनत कर लेते हो तो आपका बेड़ा पार हो जाता है। दोस्तों केवल और केवल हमारी दिन रात की जो मेहनत है उसको आपको 1 घंटे में, आधे घंटे में हम आपको लाकर दे रहे हैं, और आपको इससे अच्छा मेथड, और फ्री में जो मेथड मिल रहा है इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है आपके लिए। तो इस क्लास को इतनी ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप उन बच्चों के लिए फायदेमंद क्लास है जो बच्चा आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहा है और जिसका एग्जाम बाकी है, उसके लिए वीआरबी आपके साथ खड़ी है। दोस्तों एक क्वेश्चन आपका आया था कि बाइल जूस, जी हाँ दोस्तों, बाइल जो जूस है वो कहाँ से सीक्रेट होता है। दोस्तों ये तो लल्लन टॉप क्वेश्चन है दोस्तों। ये तो इस क्वेश्चन के लिए तो हमने बार बार ये बोला था हमने कि आपका जो है बाइल जूस जिसको बोलते हैं पित्तरस, इसका जो क्वेश्चन है वो रट लेना, क्योंकि अब को आज वाली शिफ्ट में आया है कि बाइल जूस कहाँ से सीक्रेट होता है। कल की शिफ्ट का क्वेश्चन भी मैं अभी से डिक्लेयर कर रहा हूं दोस्तों। कल क्वेश्चन आएगा बाइल जूस स्टोर कहां पर होता है। जी हां दोस्तों, बाइल जूस सीक्रेट होता है, वो होता है दोस्तों लीवर से। कहां से होता है, लीवर से। और जो कल की शिफ्ट में या फिर परसों शिफ्ट में क्वेश्चन आने वाला है तो वो ये आएगा, ये स्टोर कहां पे होता है, इसका संचय कहां पे होता है दोस्तों। तो इसका संचय होता है कहां पे, पित्ताशय में। कहां पे दोस्तों, पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में इसका संचय होता है, स्टोरेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है ये दोस्तों। एक क्वेश्चन आया था आपका कि निम्न जो ऑप्शन दे रखे थे उनमें बता रखा था कि इनमें से कौन सा फ्लो हो पाएगा, कौन सा प्रवाहित हो पाएगा। दोस्तों फ्लो के हिसाब से जो क्वेश्चन था उसमें 2 ऑप्शन बच्चों ने बताया हमारे को। एक तो था सर आयरन,
एक तो आयरन था और एक जो था दूसरा ऑप्शन वो आपका था दोस्तों पानी। तो इसमें से आंसर, राइट आंसर होगा दोस्तों वो पानी होगा, कि पानी का जो है फ्लो हो सकता है, आयरन का फ्लो नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज सॉलिड एंड दिस इज लिक्विड। लिक्विड जो है उसको वो फ्लो हो सकता है, बाकी आपका जो सॉलिड है वो फ्लो नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों शाम वाली शिफ्ट में, एक क्वेश्चन ये आया था, एक कोशिकीय जीव। जी हाँ दोस्तों, एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, ये सुबह वाली शिफ्ट में आया था। एक कोशिकीय जीव था तो वो दोस्तों कौन सा है? वो आपका है एक कोशिकीय जीव अमीबा। जी हाँ दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ऐसा ही कुछ ऑप्शन में देखने के लिए मिलेगा होगा आपको अमीबा। ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोशिका से एक क्वेश्चन आ रहा है, कोई प्लांट से एक क्वेश्चन आ रहा है आपका, कोई एनिमल से एक क्वेश्चन आ रहा है, डिजीज से एक क्वेश्चन आ रहा है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन से एक क्वेश्चन आ रहा है, तो फिर बच के आ गया दोस्तों। हमने तो आपको सब का सब दे रखा है, निचोड़ कर आपको बिल्कुल एग्जाम के लिए मैटर दे रखा है। आप उस मैराथन क्लास को भी देखते हैं तो आपका ये बेड़ा पार होने वाला है। दोस्तों बोलो क्वेश्चन कैसा आया है कि मुर्गी के बच्चे को क्या कहा जाता है? दोस्तों मुर्गी के बच्चों को क्या कहा जाता है? मुर्गी के बच्चों को क्या कहा जाता है? अरे दोस्तों आज पूछा है मुर्गी के बच्चे, हो सकता है कल भैंस का बच्चा पूछ ले, हो सकता है कल कुत्ते का बच्चा पूछ ले, तो आपको तो सभी के बच्चों का नाम याद रखना है। मुर्गी के बच्चों को दोस्तों चूजा कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? चूजा कहा जाता है। मुर्गी के बच्चों को चूजा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था, किस तत्व के या किस धातु को तार के रूप में या फिर बहुत पतला तार बनाया जा सकता है? तो दोस्तों उसका क्या हो जाएगा आपका? उसका दोस्तों हो जाएगा आपका किसका तार पतला बनाया जा सकता है? तो वो दोस्तों आंसर हो जाएगा सोना, क्योंकि सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय जो धातु है वो कौन सी है? दोस्तों आघात वर्धनीय धातु वो आपका हो जाएगा सोना। सोना सबसे ज्यादा मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी रखने वाला है। सबसे ज्यादा मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी रखने की वजह से इसको सबसे ज्यादा लंबा तार बनाया जा सकता है। सबसे ज्यादा इसको चद्दर के रूप में या पन्नी के रूप में बनाया जा सकता है। एक ये क्वेश्चन आया था कि सबसे ज्यादा प्रत्यास्थता किसमें होती है या फिर तन्यता किसमें होती है, डक्टिलिटी गुण किसमें होता है? तो वो होता है किसमें? सोना में। एक क्वेश्चन दोस्तों आपके ये आया था कि सबसे ज्यादा सुचालक धातु कौन सी है? तो सबसे ज्यादा सुचालक धातु कौन सी हो जाएगी आपकी? वो हो जाएगी आपकी चांदी। दोस्तों इस प्रकार से हमें जो क्वेश्चन मिले हमने आपको रूबरू करवा दिए। दोस्तों आपको इनसे रिलेटेड दोस्तों आपने एक चीज समझी होगी कि आपके जो न्यूट्रिशंस हैं, पोषण हैं, उनसे एक या दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है, इसको रट दीजिएगा। हमने पोषण को, न्यूट्रिशंस को हमने 2 क्लासों में डाल रखा है। उन क्लासों को यदि आप रट लेते हैं, उस क्लासों को अगर देख भी लेते हैं, तो कल से आपके आज के बाद जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें से 2 नंबर या 4 नंबर आपके पकने वाले हैं। तो दोस्तों आपको यदि वीआरबी एजुकेशन से जुड़े रहोगे तो मैं आपको वादा दिलाता हूं, मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आपके अगले वाले जो एग्जाम होने वाले हैं उन एग्जामों में आपको वीआरबी आपको ऐसे कैसे ये प्लेटफॉर्म आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने वाली है। ये प्लेटफॉर्म जो है वो आपको ये मानो कि आपके लिए दिन रात मेहनत कर रही है दोस्तों। तो यदि आपके एग्जाम बचा हुआ है तो इस एनालिसिस को जरूर देखना, एनालिसिस के साथ डेली एनालिसिस देखना हमारी। और इसके अलावा हमने जो मैटर डाल रखा है अग्निवीर का, उस मैटर को आप डेली देखना। हमने विशेष हमारी जो मैराथन क्लासेस हैं उनको आप देख लेना दोस्तों, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की शिफ्ट के क्वेश्चनों के साथ एनालिसिस करने के बाद। जय हिंद।